उस फॉर्म में उसे हम रॉ फॉर्म कहेंगे या रॉ डेटा कहेंगे। रिकॉर्डिंग लग गई है शायद, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे हम, रॉ फॉर्म कहेंगे। और जब वही सामान सिस्टमेटिक तरीके से लगा दिया जाता है कि जी मेरा सोफा इधर पड़ने वाला है, बेड इधर होगा, मेरे चेयर और टेबल इस तरफ यहाँ सेट होंगे, यानी वो एक सिस्टमेटिक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लगा दिया जाता है, फिर उसी को हम प्राइमरी डेटा बोलते हैं, ठीक है। और वो स्वयं खुद ने किया हो, यहाँ पे एक तो होता है कि किसी ने कराया आपको सीधा तैयार मिल गया, और यहाँ खुद किया हुआ, खुद इकट्ठा किया हुआ डेटा प्राइमरी डेटा कहलाता है। वहीं पे या फिर हम ये कहें कि जो स्वयं नोट्स तैयार करना और किसी दूसरे के तैयार नोट्स से पढ़ना, वो सेकेंडरी डेटा होता है, अर्थात जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड प्रियस टू बी प्रोजेक्ट। क्या होता है कि जो डाटा पहले किसी और का हो, हम उस पर ही काम करना शुरू कर दें, जैसे कि अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर MD/BA में क्या होता है, सबको आपको सेकेंडरी डेटा प्रोवाइड करा दिया जाता है। आप कुछ तैयार करते हैं प्राइमरी डेटा, दूसरों के लिए उसे दे देते हैं, तो वो उनके लिए सेकेंडरी हो जाता है। आप किसी दूसरे का डेटा लेते हैं, उसने तैयार किया कुछ नोट्स वगैरह, तो वो आपके लिए सेकेंडरी हो गया, ठीक है। आप प्राइमरी सेकेंडरी क्लियरली समझ गए होंगे यहाँ तक है। अब जो प्राइमरी डेटा है वो मेनली दो तरीके से उसे कलेक्ट किया जाता है, जिसमें क्वेश्चनियर डेटा के रूप में, जिसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ के आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हो सामने से, पब्लिक से, तो उसके बाद जानकारी इकट्ठी होती है आपको इंटरव्यू आदि लेकर के, ठीक है। तो आइडिया जनरेशन थ्रू द डेप्थ इंटरव्यू एंड द फोकस ग्रुप्स। और फिर होता क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें ये जो है पूरा का पूरा, इसमें हम ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये क्वेश्चनियर डेटा है, ये ऑब्जर्वेशनल डेटा है। तो इसे खुद देख करके, जैसे हम देख रहे हैं कोई घटना घट रही है, या फिर हम उस घटना के पार्ट भी हैं और देखते भी जा रहे हैं, उसे ऑब्जर्व भी करते जा रहे हैं, इस टाइप के डेटा, इससे भी ये प्राइमरी डेटा इकट्ठा किया जाता है। अब सेकेंडरी डेटा दो तरीके से रहता है, जो कि हम ले दूसरों का ही रहे हैं, लेकिन वो भी दो टाइप से ले रहे हैं, एक तो इंटरनल डेटा और एक एक्सटर्नल डेटा। तो जो इंटरनल डेटा जो होता है वो मेनली कौन सा डेटा होता है, जो हमारी पहुंच के अंतर्गत हो, हमारे नियंत्रण में हो, हम खटाक से गए तुरंत मिल गया, या फिर हमें पहले से ही पता है कि जी मुझे किसी हॉस्पिटल का डेटा चाहिए, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, तो मेरे चाचा जी का हॉस्पिटल है, मैं जाके वहां से सारी पेशेंट्स के रिकॉर्ड निकलवा के ले आऊंगा, उनकी रिपोर्ट्स निकलवा के लेके आ जाऊंगा। तो ये इस टाइप के डेटा को इंटरनल डेटा बोलते हैं, जो इजीली आपको आराम से मिल जाए। और जो ऐसा डेटा जो कि आपकी पहुंच में नहीं है, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करना पड़ेगा, इधर उधर जाकर के उस संस्था से बात करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको वो डाटा मिलेगा। और मिल भी सकता है, वो संस्था वाले दें और ना भी दें, कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इस टाइप के डेटा को कैसा कहेंगे, सेकेंडरी डेटा, एक्सटर्नल डेटा होगा वो। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो भी रिपोर्ट चाहिए होती हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, रिसर्च रिपोर्ट चाहिए, फाइल्स, कस्टमर लेटर्स वगैरह, सेल्स एंड कॉल रिपोर्ट्स चाहिए, कस्टमर लिस्ट वगैरह, जो भी आपको चाहिए। और इस तरीके से इधर जो यदि चाहिए होता है तो US सेंसस रिपोर्ट एंड मैगजीन वगैरह, बिजनेस पीरियोडिक्स वगैरह आदि जो भी होते हैं, पहले उनसे संपर्क करने पड़ते हैं। जो प्राइमरी डेटा है, जो हमारे द्वारा स्वयं तैयार किया हुआ डेटा के जो एडवांटेज हैं, उसके जो फायदे हैं, वो यहाँ बताया जा रहा है कि जो डेटा आवश्यकता अनुसार चाहिए वो ही डेटा मिलता है, जिससे समस्या का हल किया जा सके। यानी हमें जिस चीज की जरूरत है केवल हम उसी को कलेक्ट करेंगे, दुनिया भर का कचरा कूड़ा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे प्राइमरी वाले में।
यानी कुल मिलाकर के जो सेकेंडरी होगा उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाएंगी जो अननेसेसरी है या आपके लिए यूजलेस है, उसकी आवश्यकता नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपकी रिसर्च में जरूरत नहीं है, फिर भी वो आपके पास इकट्ठा पड़ा है। लेकिन जो प्राइमरी होगा आप उसमें कौन से डेटा को कलेक्ट करोगे, वो है चुन चुन के। रामायण में सबरी बेर तोड़ करके लेके आई, लेकिन वो नहीं बेरों को चुन चुन के चेक कर करके चख करके लेकर के आई थी जो मीठे थे। नहीं तो वो सारे तो बेरों को ऐसे ही तोड़ करके भर के टोकरी में ला सकती थी, वैसा उसने नहीं किया। तो इसका फायदा ये है प्राइमरी डेटा का कि आपको जो चीज चाहिए, जो फैक्ट चाहिए, आप उसको इजीली पा सकते हो। होता क्या है कि देयर इज नो डाउट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द डेटा कलेक्टेड, जो और उसके बावजूद जो डेटा आप इकट्ठे करके लाए हो उसकी क्वालिटी के विषय में आपको तनिक भी संदेह नहीं होगा कि इसके लिए खराब होगा या इसमें कोई कमी है। जो बेलनी थी, जो सबरी थी, वो जो बेर खुद टेस्ट करके लाई थी सारे, उसे तनिक भी डाउट नहीं था कि मेरे बेर मीठे नहीं है। वो टेस्ट कर करके दे रही थी और टेस्ट करके लाती थी, ठीक है। क्योंकि ये डेटा रिसर्चर ने खुद या अपनी देख रेख में इकट्ठा किया है, इसलिए यह ज्यादा विश्वसनीय होता है। कौन सा वाला ज्यादा विश्वसनीय होता है? प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डेटा, यस। It may be possible to obtain additional data during the study period। और इसमें यदि आवश्यकता होती है तो कहीं पर कुछ जोड़ना घटाना होना हमें, तो भैया हमने ही तो नोट्स अपना तैयार किया है, उसमें कुछ और ऐड करना है या कुछ और हटाना है जो कि जिसकी आवश्यकता नहीं है या जिसकी वजह से हमारी नोट्स की सुंदरता खराब हो रही है, वो हटा सकते हैं और जोड़ सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के डाटा में प्राइमरी के। अब इसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं। वो डिसएडवांटेज क्या है कि ये डेटा कब, कैसे, कहाँ से और कितना आदि के बारे में स्वयं सारी प्लानिंग आपको करनी होगी। कहाँ से लाओगे, कब लाओगे, कैसे लाओगे, आदि आदि जो भी सोचना है वो सारा आपने ही सोचना है। यानी कि कुल मिलाकर के हम ये कहें कि आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में। रिसर्चर खुद डेटा कलेक्ट करेगा या अन्य लोगों से करवाएगा? क्या प्लान कर रहे हो, क्या आप खुद कर रहे हो या दूसरों से करवा रहे हो, तो आप निगरानी रखोगे। ये सारी चीजें स्वयं आपको सेट करनी है, स्वयं निर्णय लेना है। और जिनका डेटा चाहिए वो जैसे हॉस्पिटल, स्कूल्स और सोसाइटी, अब उनमें जिस किसी संस्था का डेटा चाहिए उनसे जाके पहले परमिशन लेनी होगी कि भैया हमें आपके हॉस्पिटल का या आपके स्कूल का डेटा चाहिए। अब वो परमिशन दें तो ठीक है, यदि नहीं परमिशन देते तो फिर दूसरी जगह ढूंढो। वो बोलेंगे नहीं भैया हमें ये चीज नहीं करानी है, हम अपना डेटा पब्लिक नहीं कर सकते, हम अपना बाहर नहीं देंगे डेटा। जबकि एक रिसर्चर को विश्वास दिलाना होता है कि जो वो डेटा ले जा रहा है वो सिर्फ इस यूज के लिए ले जा रहा है, उसका गलत यूज नहीं करेगा और उसे पब्लिक नहीं करेगा, उसको सिर्फ उसी यूज के लिए वह प्रयोग करेगा। नहीं तो बहुत सारे भैया तुम्हें किसी के रिपोर्ट्स चाहिए तो उसमें तो उनके अकाउंट और इवन कांटेक्ट डिटेल, इवन एड्रेस डिटेल सब कुछ होती हैं। तो कोई गलत यूज भी कर सकता है, तो कोई संस्था मना कर देगी जी नहीं हम नहीं दे रहे डेटा। तो आपको उस समय उसे ये विश्वास दिलाना होता है, ये इंश्योर कराना होता है कि आपके डेटा से कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी, ठीक है। और क्या होता है इसमें, कभी कभी जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत डेटा इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें समय और धन अधिक लगता है प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में, क्योंकि भाई इधर उधर भागना पड़ेगा, जाओगे बात करोगे, हाँ परमिशन लोगे तो चक्कर भी ज्यादा लगाने होंगे, खर्चा होगा। अब जो एडवांटेज ऑफ सेकेंडरी डेटा जो हमने पढ़ा, जो दूसरे ने तैयार किया है या दूसरे ने तैयार करके हमें जो दे रहा है, उसके फायदा क्या है? उसके फायदा ये है कि अलग से कोई तामझाम कहें या अलग से कोई ये कहें बड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि डाटा पहले से ही अवेलेबल है, उन्होंने लाके दे दिया, कोई कुछ नहीं सोचना कहाँ से लाना है, कैसे लाना है, क्या करना है। इतनी सारी जो हेडक हमें ऊपर हो रही थी वो सारी खत्म हो गई। हमें हॉस्पिटल का डाटा चाहिए था, जी लो ये रहा डाटा। इट्स लेस एक्सपेंसिव, इसमें कम पैसे लगेंगे। स्वाभाविक है भाई, कम पैसे लगेंगे, आपको हॉस्पिटल विजिट करना नहीं पड़ा, आपको किसी से बात नहीं करनी पड़ी, आपको किसी को चाय नहीं पिलानी पड़ी, आपको जहाँ तहाँ किसी की सेवा भी नहीं करनी पड़ी। आवश्यकता पड़ जाती है बहुत जगह ऐसा कि जहाँ, या फिर आपको कन्वेंस लगता, 2-4 बार आपको जाना पड़ता वहाँ कम से कम, वो सारा का सारा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया भैया? वो तो सारा दूसरे ने किया था, वो अपना तैयार करके ले आया है, उसने आपको दे दिया। समझ रहे हो? The investigator is not personally responsible for the quality of data। और यहाँ पे आप जो है इसकी क्वालिटी के लिए आप व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि ये डेटा आप नहीं लेके आए हैं या आपने नहीं बनाया। अब उस डेटा में कुछ कमी हो जाए, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ, मैं नोट्स में कुछ गलत लिख दूँ। फर्स्ट टाइम मैंने, जैसे लास्ट टाइम इसमें जो बनाया था पोस्ट पॉजिटिज्म और पॉजिटिज्म के बारे में, जो ईयर थी वो गलत लिख गई थी, तो वो मुझसे गलत लिख गई थी, तो उसके लिए जिम्मेदार आप नहीं थे, आपके लिए वो सेकेंडरी डेटा था, मैं था। ठीक है, इसमें क्या होगा? टाइम सेविंग, समय की बचत होगी। भैया बना बनाया मिल रहा है तो आपका समय तो लगना ही नहीं है नहीं? अब इसके डिसएडवांटेज क्या है इस डेटा के? इस डेटा के डिसएडवांटेज हैं कि एग्जैक्टली श्योर नहीं हो सकते कि जो हम ढूंढ रहे हैं वही है या कोई अलग। आप इसकी क्वालिटी के विषय में 100% ये नहीं कह सकते, या ये नहीं कह सकते कि जो है ये जो मुझे चाहिए ये वही चीज है नहीं? डेटा की क्वालिटी के बारे में संदेह रहेगा आपको, या डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है इसलिए इसकी क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। भैया यही बात थी, उसका जन्म 1986 में ही हुआ कि किसी गलत में कहीं किसी दूसरी ईयर में कोई गलत तो नहीं लिख गया है, तो आपको ये डर बना रहेगा। जब आप खुद तैयार करोगे, खुद लेके आओगे, तब आपको, अगर हमें कुछ और ऐड करना हो तो ऐड नहीं किया जा सकता, या ऐड करने की कम चांसेस रहते हैं। ये बताइए, अब जैसे इस नोट्स में हम कुछ ऐड करना चाहें तो दूसरे का बना बनाया तैयार किया हुआ है, इसमें कहाँ क्या जोड़ेंगे हम? ज्यादा नहीं जोड़ पाएंगे। कुछ बात आ भी सकती है तो ओरली उसे बता सकते हैं कि यहाँ पे ये ऐसा था कि ऐसा होना चाहिए था। हाँ? तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और डेटा और वेरिएबल्स दो इस तरीके से हो सकते हैं, जैसे नेम एक वेरिएबल हो गया, एक एज हो गया, एक स्टेट हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया। तो नेम का डेटा जैसे अलग अलग नाम, सुरेश, रमेश, राकेश, महेश आदि, ये हो गए ABCD, ये सारा क्या है? ये डेटा ही तो है। अब एज में किसी की एज 25 है, 27, 28, 30, 26, जो भी स्टेट्स के नेम भी एक डेटा हो गया। वेट किसी का डेटा हो गया, हाइट डेटा हो गई। तो ये सारे डेटा और वेरिएबल्स ये हो गए, आ गए। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ डेटा में और हमने और इसके टाइप्स देखे कि जो कि एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव डाटा वो जिसे गुणों के आधार पे, जिसे नंबर के फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं प्रेजेंट किया जा सके। और क्वांटिटेटिव वो है जो नंबर के फॉर्म में, डिजिट में आपको प्रदर्शित किया जा सके, दिखाया जा सके। ठीक है, लास्ट कक्षा में हमने इतना पढ़ा था। आज हम सैंपल और सैम्पलिंग पढ़ने वाले हैं। सैंपल और सैम्पलिंग, आप में से कोई लोग बताइए कि सैंपल क्या होता है, किसे कहते हैं सैंपल? सर सर छोटी मात्रा में नमूना, मतलब छोटी मात्रा में होता है, जैसे नमूना या डाटा कुछ भी। जैसे राहुल भैया ने बताया था कि आप गेहूं का बड़ा बिजनेस करते, तो कंपनी को पहले छोटी मात्रा में थोड़े गेहूं भेजोगे, फिर उनको पसंद आया तो फिर आप पूरा माल भेजोगे। इस तरह से बिल्कुल, छोटी इकाई।
बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि एक पूरी टोटल जनसंख्या में से एक छोटी सी इकाई, जैसे अभी मैम ने एग्जांपल दिया कि आप गेहूं सेल करने जा रहे हैं या गेहूं खरीदने जा रहे हैं, तो सेल करने से पहले जिसे बेचने जा रहे हैं वो सारे गेहूं भर के नहीं ले जाओगे पहले के, लो जी सारे डायरेक्ट भर के उसके सर घर पे पहुंचा दिए, लो चेक कर लो। आप क्या करोगे, सैंपल के रूप में थोड़े से लेके जाओगे, फिर उसे आप ये दिखाओगे कि देखो जी उसका नमूना ये है, ये गेहूं है, उसकी क्वालिटी देख लीजिए या उसकी शक्ल, जो भी आपको देखना है उसे खा के देखना है, टेस्ट करना है, जो भी है आप इन्हें देख लीजिए। सेम, इसका मतलब यह है, वो जो आंकड़ा लगा लेता है, जो व्यापारी होता है, वो उन गेहूं को देख के लगा लेता है कि जो गेहूं ये हैं सेम सारे गेहूं भी इसी तरीके के होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हम यही कह सकते हैं कि जो सैंपल होता है वो पूरी जनसंख्या का या पूरा टोटल पॉपुलेशन का या टोटल समष्टि का क्या होगा, एक छोटे फॉर्म में होगा, और वो भी ऐसा होगा जो पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व कर सके। उसमें से भी हमें ऐसा नहीं ले जाना कि बिल्कुल ही छांट के, जो उसमें भी जैसे कुछ ऐसे थे कि खराब क्वालिटी के थे, उन्हें ले जाके दे गई। ज्यादातर उस टाइप के ले जाने जो कि जो क्वालिटी सारे गेहूं में मौजूद है, उस टाइप के सैंपल रहते हैं। देखो आप इधर चलिए, होता क्या है कि सैंपल को प्रतिदर्श बोलते हैं और सैंपलिंग को प्रतिचयन बोलते हैं। तो आप सैंपल और सैंपलिंग से क्या समझते हैं, सैंपल सैंपलिंग, सैंपल तो बता दिया आपने, और सैंपलिंग क्या है, कौन बताएगा, निशा मैम बताइए सैंपलिंग क्या है। नोरा जी। सर ये जो चुनाव की जो प्रक्रिया होगी ना, उसी को वेरी बोलेंगे सैम्पलिंग। वेरी गुड, यानी कि प्रक्रिया, आप सिर्फ ये समझिए कि ये एक प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, और ये जो चुना गया या जिस प्रक्रिया से ये चीज जो चुनी जा रही है, या सैंपलिंग से सैंपल को चुना जाता है, या सैंपलिंग से सैंपल सैंपलिंग सैंपल को चुनाव करने की प्रक्रिया होती है। आप ये ठीक है, समझ में आ गया है, सैंपलिंग सैंपल को चुनाव करने की प्रक्रिया होती है, यानी कि जिस विधि से, मेथड्स कहेंगे हम इसे, या जिस प्रक्रिया से इसको हम ले निकाल रहे हैं। जैसे आप जो गेहूं उठा के ले गए थे, मैम ने जो एग्जांपल दिया, उसमें आपने कुछ ना कुछ ये देखा होगा कि कौन से गेहूं ले जाने हैं सैंपल के रूप में। उसके कुछ ये खासियत होनी चाहिए कि जिन गेहूं को ले जा रहे हैं, तो जो सैंपल में क्वालिटी है वही सारी क्वालिटी ज्यादातर हमारी अदर चीजों में हो। आप बहुत सारी मिठाई खरीदने जा रहे हैं, एक साथ लड्डू खरीदने जा रहे हैं 20 kg, और आपको सैंपल के तौर पे देखना है, तो वो 20 kg सारे लड्डू खा के नहीं देखोगे, आप कहीं से भी कोई एक दो लड्डू उठाओगे और उसे टेस्ट करके देखोगे, उससे आप पूरे लड्डुओं की क्वालिटी को डिक्लेयर कर दोगे कि लड्डू इस कैटेगरी के हैं, मुझे पसंद है, नहीं पसंद है, ज्यादा मीठे, कम मीठे, या क्या स्थिति है इनकी, आप पूरा सेट कर लेते हैं हम लोग। ऐसे ही होता है ना। तो यानी छोटा सैंपल लिया, जैसे आप मोस्टली होता क्या है, जैसे लैब्स में क्या होता है, ब्लड टेस्टिंग लैब्स में ब्लड में इन्फेक्शन चेक करना है, तो वो क्या सारा खून निकालता है किसी आदमी के शरीर का, तब चेक करता है कि थोड़ा सा ब्लड लिया शरीर का और उसको टेस्ट कर दिया, तो वो डिक्लेयर कर देता है कि पूरे खून में इन्फेक्शन है, क्योंकि उसे उस पार्ट में इन्फेक्शन पाया, तो बाकी ब्लड में भी इन्फेक्शन की घोषणा कर देता है। उसके लिए उसे ये नहीं करना होता कि जी सारा खून पूरा ही निकाल के चेक करूंगा तब देखूंगा। समझ पा रहे हो आप इस चीज को? जी सर। तो कुल मिला के जो सैंपल है वो ऐसा होना चाहिए, इसकी कुछ क्वालिटी होती है, वो आप समझिए। देखिए पहले और थोड़ा
परिभाषा देखें, अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी जीव संख्या अर्थात पॉपुलेशन, जो भी जितनी भी भीड़ भाड़ हो, या समष्टि से उस जीव संख्या या समष्टि के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि, आप सोचिए कि आपका एक समूह है, या फिर अभी हमारी, आप डायरेक्ट सीधा सिंपल ये देखिए कि हमारी कक्षा है और अभी कक्षा में टोटल 90 लोग जुड़े हुए हैं। ये 90 लोगों का एक समूह है। अब इन 90 लोगों में से हम 2 व्यक्ति ऐसे ढूंढे कि जो पूरी कक्षा को रिप्रेजेंट कर सके, तो वो क्या कहलाएंगे? सैंपल। पूरी कक्षा का सैंपल कहलाएंगे। इसी तरीके से यदि हम अपने देश के विषय में जाएं कि हमारे बाहर जाकर के हमारे देश को रिप्रेजेंट करना है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट कर सके बाहर जाकर के? पीएम मोदी। पीएम जी है ना। तो यानी कि वो उस क्वालिटी को रखते हैं कि वो पूरी भारतीय पब्लिक और भारत को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या वो वहाँ जो बात कहेंगे इसका मतलब है कि वो भारत में घटित हो रहा है या सारा कुछ भारत का बोला जा रहा है। ठीक है, तो सेम सैंपल की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो टोटल पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करे, तब तो कहा जाएगा सैंपल। नहीं तो देखिए, इसमें अपनी जीव संख्या या समष्टि के सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। देखिए यहाँ पे ये वाली बात आ गई। अब जैसे हम यहाँ पे अपनी कक्षा से किन्हीं 2 लोगों को ले रहे हैं, तो उन 2 लोगों में वो सारे गुण विद्यमान होने चाहिए जो सारी कक्षा में हैं। ठीक है, तब तो उन्हें हम सैंपल कहेंगे। उनसे कुछ भी पूछा जाए, कोई बाहर का व्यक्ति अचानक उनसे फीडबैक ले, तो वो अच्छा फीडबैक या सही फीडबैक दे सके। ठीक है, 1 मिनट आप होल्ड रहिए, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी कटी है। और इसके साथ साथ और क्या क्या क्वालिटी होंगी, और आप सोचिए कि यह अंश संपूर्ण जनसंख्या की तुलना में काफी छोटा होता है। जैसा कि पहले भी अभी हमारी बात चल गई, जैसे गेहूं की कम मात्रा ली और उसके साथ साथ ब्लड का कम मात्रा ली, तो ये जो पूरा टोटल जितना होता है उसका छोटा रूप होता है। किंतु इसके आधार पर प्राप्त परिणाम एवं सिद्धांत संपूर्ण जनसंख्या अथवा समष्टि पर लागू होता है। जैसे आप बताइए, हमें चावल पकाने हैं, तो चावल पकाने आपने रख दिए, अब आपको चेक करना है कि सारे चावल पक गए हैं, तो सारे अलग अलग सारे चावलों को पकड़ के उन्हें दबा करके देखा जाएगा, या फिर कुछ चावलों को ऐसे ही उठाया कहीं से भी और उन्हें दबा के देखा, और यदि वो दब जा रहे हैं तो हम बाकी घोषणा भी कर सकते हैं कि सारे चावल पक गए हैं। ऐसा ही होता है। जी सर। तो यही सेम सिस्टम यहाँ पे ये सैंपल का होता है कि उन छोटे से समूह से ही हम पूरे बड़ी जनसंख्या या जीव संख्या जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये करीब 12 लोग हैं। अब इन 12 लोगों में से इनको 12 लोगों का एक समूह है, अपनी कोई बात रखना चाहता है। अब 12 लोग किसी एक ऑफिस में, अधिकारी के ऑफिस में एक साथ नहीं जा सकते, वहां से आदेश आया कि कोई 4 लोग आइए बस अपनी बात कहने के लिए। तो इन 12 लोगों में से चुनाव हुआ कि जो सारे 12 लोगों की जो बात है वो 4 लोग रख सके, उन्हें छांटा गया और उनको छांट करके ऑफिस भेजा गया। ठीक है, तो इन चारों में क्या क्वालिटी थी? एक तो ये क्वालिटी कि ये बाकी से सभी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कि जो बात ये कहना चाह रहे हैं वही बात बाकी शेष कहना चाह रहे हैं। समझ रहे हो आप?
तो इस तरीके से ये जो है यहाँ पे अपनी बात रखते हैं। तो इन टोटल इतनी उसको क्या कहते हैं, जनसंख्या बोलते हैं, पॉपुलेशन बोलते हैं। अब उनमें से जो सैंपल के लिए छांटे हैं, जो अधिकारी से बात करने जा रहे हैं, उसे प्रतिदर्श कहते हैं, सैंपल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक से पहले मैं फिर आपको एक दिखा दूं कि ये देखिए आपको दिख रहा है, ये टोटल इतनी जनसंख्या है। अब इस जनसंख्या पे किसी से हमें इसमें से सैंपल लेना है। आप 1000 लोगों को योगा करा रहे हो, अब उसमें टेस्ट करना है आपको कि उस योगा का क्या इफेक्ट आ रहा है। तो क्या अलग अलग सभी अटेंडी का ये टेस्ट करोगे, या फिर कहीं से रैंडमली कुछ 2-4 या 10-20 लोग उठाए और उनका टेस्ट कर लिया? तो सेम उसी तरीके से जो टोटल पॉपुलेशन रहती है, उसे तो पॉपुलेशन कहते हैं, जीव संख्या कहते हैं या समष्टि बोलते हैं। अब उनमें से जो छांटे हुए लोग हैं जिसपे हम सैंपल के रूप में, जिसपे हम अपनी क्रियाओं को अप्लाई करेंगे, उसे क्या कहते हैं, सैंपल। तो ये टोटल जनसंख्या है और ये इनमें से छांटे हुए कुछ लोग हैं जिसे सैंपल बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ उनकी कुछ खासियत है, इसकी कुछ खासियत होती है सैंपल की। क्या खासियत होगी कि समग्र प्रतिनिधित्व का गुण हो, अर्थात यहाँ जो ये चारों लोग जो लिए गए हैं, ये वाले, इनमें ये क्वालिटी है कि ये बाकी शेष जो चाहते हैं उस बात को ये प्रेजेंट कर सकें। ठीक है, जैसे वहां बात आ रही थी कि मोदी जी पूरी इंडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो वहां उस बात को कहेंगे या वहां उस बात को रखेंगे जो इंडिया के हित में होगी या इंडिया वाले जो चाहते हैं, तब तो वो सैंपल कहे जाएंगे। ठीक है, तो सैंपल क्या कब कहा जाएगा, जब समग्र का प्रतिनिधित्व कर पाए, टोटल पॉपुलेशन का वो रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, अब उसके साथ साथ जो प्रतिदर्श अर्थात जो सैंपल का जो साइज है उसका पर्याप्त आकार होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हम जनसंख्या के आधार पे साइज लेते हैं, ये नहीं अब इसमें से एक व्यक्ति ले लिया जाता तो उतना उचित नहीं होता। तो उसका साइज करीब करीब जैसे 100 में से 10 या 20% लोग तो लेने ही है आपको। 100 जैसे लोगों पे आप टेस्ट करने जा रहे हो, तो 100 लोगों पे टेस्ट करना है आपको किसी चीज का, तो उसमें से 10 या 20 लोगों को आप सैंपल के रूप में जरूर लोगे, तब तो आपका ठीक माना जाएगा। नहीं तो 1 या 2 व्यक्ति पे टेस्ट करके फिर पूरे पे जनरलाइज करने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं फिर वो चीज गलत हो जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कई ऐसे आ जाते हैं। जैसे आप 100 लोग हैं, आपने 100 लोगों पे योगा कराया, अब उसमें से केवल एक से फीडबैक लिया, अब वो भी फीडबैक जिसने दिया वो आपका परिचित था, तो आपका परिचित कभी आपके बारे में नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा, वो आपके विषय में नेगेटिव फीडबैक नहीं देगा। तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च गलत हो जाएगी, क्योंकि जबकि किसी पे उस चीज का वो इफेक्ट नहीं आया जितनी वो बता रहा है। तो आपको कम से कम एक तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि प्रतिदर्श का चयन निष्पक्षता तटस्थता के भाव के साथ करें, यानी जो सैंपल लेना है उसमें इस टाइप का सैंपल नहीं लेना कि जो हमारे परिचित हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं कि मैं अपने फीडबैक के बारे में जानूं, तो मेरा 1-2 क्लासमेट यहाँ होगा और मैं डायरेक्ट उससे बोल दूं कि हाँ जी आप मेरे बारे में या सत्येंद्र सर के बारे में आप फीडबैक दीजिए, तो स्वाभाविक है कि वो ज्यादातर मेरी अच्छाइयां ही बताएगा। तो ये जो होगा ये सैंपल निष्पक्ष नहीं होगा, वाइज्ड होगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप सैंपल ले रहे हैं उसमें निष्पक्षता का भाव हो। इसीलिए मैं ऐसे अननोन व्यक्ति को लूंगा जिसे मैं वैसे नहीं जानता, बस मेरी कक्षा के स्टूडेंट है यहाँ पे, मैं किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बोल दूं किशोर पुंडी जी आप मेरा फीडबैक दीजिए,
तो ये जो व्यक्ति है वो बताएंगे, तो वास्तविक आपकी क्या टेक्निक सही है क्या गलत है वो भी लॉजिक के साथ बताएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से सैंपल, अच्छा सैंपल वही माना जाएगा। आप समझ पा रहे हो ना, समझ में आ रहा है ना सैंपल के बारे में? क्योंकि ये सैंपल समझना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं, यदि सैंपल समझ में नहीं आया तो सैंपलिंग बहुत दिक्कत करेगा। आप लोग क्लियर होके समझिए। और उसके साथ साथ उद्देश्य एवं साधनों के अनुरूप होना चाहिए। हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके अनुरूप होना चाहिए हमारा सैंपल। ये नहीं कि कोई दूसरा ऐसा ही वैसा इकट्ठा कर लिया। ठीक है, और तर्क पर आधारित, बेस्ड ऑन फैक्ट, यानी आप से फीडबैक लिया जा रहा है तो आप फीडबैक सही तरीके से साइंटिफिकली फीडबैक दें कि जी आपका टेक्निक इसलिए अच्छा है कि आप पूरी तरीके से संतुष्ट करते हो, लोगों से कहते हो कि आप बार बार पूछो, और पूछते हैं लोग आपसे। उसके साथ साथ आप क्वेश्चनिंग करते हो, आप पूछते हो लोगों से, इसलिए आपकी ये टेक्निक सही है। आपकी टेक्निक एक ये सही नहीं है कि आप जो है समय ज्यादा ले रहे हो या थोड़ा फास्ट पढ़ाते हो। ये वाला वास्तविक फीडबैक माना जाएगा। ये नहीं कि बेवजह बना करके कुछ भी अच्छाइयां बोल दी। क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि ज्यादातर जो सामने होता है उसका फीडबैक अच्छा ही जाता है। जैसे मैं अभी अभी मैं फीडबैक लेने लग जाऊं अपने MD टीचर्स का, तो जो मैं ले रहा हूं तो मेरा 10 to 20%, 10% सब अधिक ही अच्छा बताएंगे। मोस्टली ऐसा होता है, क्योंकि लोग कितना भी बचे फिर भी कहीं ना कहीं पक्षपात आ जाता है। तो हमें यही देखना होता है, यही बचाना होता है, ये भी ध्यान रखना होता है कि हमारे सैंपल में पक्षपात ना आए, वाइज्ड ना हो, तब तो वो उसकी रिसर्च का रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं तो पक्षपात रहा तो रिजल्ट अच्छा आने के रिजल्ट बिगड़ जाता है। ठीक है, और उसके तर्क आप पर आधारित हो। ठीक है, सुविधाजनक एवं धन समय की बचत करने वाला हो। ये भी आप ध्यान दे लेना कि थोड़ा आपके लिए कन्वीनियंट और मनी एंड टाइम सेविंग भी हो, पैसा भी बचे। ये नहीं कि खूब पैसा लग रहा है, समय भी ज्यादा लग रहा है उस सैंपल को इकट्ठा करने में, ऐसा ना हो। ठीक है, अब आता है सैंपलिंग। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं, सैंपल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया या सैंपल को चयन करने की प्रक्रिया प्रतिचयन कहलाता है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिचयन। भाई जो सैंपल ला रहे हैं हम, आप जो 1000 लोगों को योग करा रहे थे, उनमें से आप 10 लोगों को सैंपल के रूप में ले रहे हो। वो कैसे ले रहे हो, किस विधि से लिए आपने? ऐसे ही उठा लिए कि जो सामने खड़े थे 10 आ जाओ, या कोई मेथड फॉलो किया था जिस मेथड के थ्रू कि वो सभी को रिप्रेजेंट कर सकें? कैसे, किस आधार पे आपने उन 10 को ही चुना? ठीक है, आप 1000 में से जो 10 लोग चाहिए वो किस विधि पे निकालोगे उन्हें, किस विधि पे लोगे? ऐसे ही नहीं ले लिया जाएगा, उसका एक साइंटिफिक सिस्टम होगा। उस आधार पे आपको वो 10 का चुनाव करना पड़ेगा। और उस जिस विधि से चुनाव किया जाएगा उन्हें क्या कहते हैं? सैंपलिंग कहते हैं, उसे प्रतिचयन कहते हैं। प्रतिदर्श सैंपल को बोलते हैं। तो प्रतिदर्श को चयन करने की प्रक्रिया प्रतिचयन कहलाता है। ठीक है, सैंपल इज द सेलेक्शन ऑफ ए सबसेट, a statistical sample of individual from the population by using a statistical and the scientific methods to the eliminate characteristics of the whole population। सारी की सारी जो जीव संख्या है उसकी सभी की विशेषता उसमें हो, उस टाइप को सेलेक्ट करने की जो विधि है वो सैंपलिंग कहलाती है। हिंदी में देखें तो कह सकते हैं श्रम और धन की बचत करते हुए
कम समय में तेजी से किसी जनसंख्या अथवा समष्टि के गुण और विशेषताओं का अध्ययन करने हेतु आपको जैसे एक गांव के लोगों के कैरेक्टर के बारे में जानना है, तो क्या आप सबका कैरेक्टर अलग अलग ऑब्जर्व करते डोलोगे, या कुछ लोगों का चुनाव करके उनके कैरेक्टर को देखोगे? बाकी के शेष का आप ये कह सकते हो कि इस गांव में 100 लोग हैं, 100 लोग में से हमने 20 लोगों को चुना और 20 लोगों का कैरेक्टर इस टाइप का है, तो इसके आधार पे ये कहा जा सकता है कि बाकी जो शेष 80 लोग हैं उनका भी ज्यादातर, मतलब 100% हर बार ठीक नहीं होता है, आपको बता दूं कि 100% ये घोषणा नहीं की जा सकती, लेकिन ज्यादातर आप ये कह सकते हो कि वो लोग भी इसी प्रवृत्ति के होंगे जैसे ये 20 लोग हैं। यदि ये दारूबाज हैं तो ज्यादातर, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जो छटाई हुई थी उन 100 लोगों में से कि वो दारू पीने वालों को ही छांटा गया था, वो रैंडमली छांटा गया। जिस विधि से छांटा गया उसमें पक्षपात ना हो, ठीक है, वो विधियां हमने अपनाई थी। तो सैंपल मतलब चुने गए लोग, और सैंपलिंग मतलब चुनने की प्रक्रिया। आपको सैंपल और सैंपलिंग में फर्क पता रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी क्लियर हो गया है आपको दोनों को, आप सभी को, ये सैंपलिंग और सैंपल? जी सर। यस सर। ठीक है। अब जो टाइप्स ऑफ सैंपलिंग है, आखिर किन किन विधियों से हम सैंपल का चुनाव करते हैं, वो मेनली 2 प्रकार की होती हैं। मेनली जिसमें एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, अर्थात प्रोबेबिलिटी संभाव्यता प्रतिचयन और नॉन प्रोबेबिलिटी असंभाव्यता प्रतिचयन। तो जो संभाव्यता प्रतिचयन, जैसा कि इसके नाम से भी इंडिकेट हो रहा है, संभाव्यता यानी कि पॉसिबिलिटी, वो भी हर किसी की पॉसिबिलिटी, और यहाँ पे असंभाव्यता यानी कि सबकी पॉसिबिलिटी नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि वह विधि या ऐसा सैंपल जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना एक समान होती है, या वह सैंपलिंग मेथड जिसमें हर व्यक्ति की, जैसे वहां पे 100 लोग थे, हम ले रहे थे कि एक गांव के 100 लोगों का कैरेक्टर चेक करना है हमें, तो वहां पे वो वाली विधि फॉलो करी जाए कि उन 100 में से टोटल 100 का वैसे चेक करना है, लेकिन एक गांव के लोगों का कैरेक्टर बताना, उसमें 100 लोग हैं, अब 100 में से कितना सैंपल ले रहे हैं, तो उसमें जो सैंपल जितना 20 लोगों का लिया जा रहा है, तो 20 लोग वे होंगे कि जो बाकी शेष पूरे के पूरे सारे 100 में से हर व्यक्ति की किसी की भी संभावना, समान संभावना थी कि किसी का भी नंबर आ सकता है। आप ऐसे समझिए कि मैं अभी आपसे क्वेश्चन बोल दूं, या सर क्वेश्चन पूछते हैं कक्षा में, तो खटाक से नाम दे देते हैं, कुंज बिहारी जी, हाँ जी धर्मेंद्र जी आप बताओ, हाँ जी आप बताओ, यानी बिना सोचे और बिना ये देखे खटाक से नाम बोल दिया जाता है। तो उस वक्त कक्षा में सबके चांस समान रहते हैं कि नहीं रहते, आप बताइए। कि किसी का यस भी सर नंबर आ रहते हैं। सकता है, किसी का भी जी नंबर सर। आ सकता है, लेकिन एक सर हैं कि वो मोस्टली 2 बच्चों से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो बाकी शेष बच्चे ना निश्चिंत होकर बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, वो कहते हैं सर तो उनसे क्वेश्चन पूछते हैं और वही बच्चे उनका जवाब देंगे, बाकी वो निश्चिंत हो जाते हैं। तो उस समय बाकी शेष बच्चे जो और थे, 40 बच्चों की कक्षा में एक टीचर है जो कि किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप बताइए उसकी कक्षा में बच्चे किस तरीके से कितना अलर्ट बैठेंगे। और एक टीचर है कि जो मोस्टली 2 ही बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, उसके प्रिय बच्चे कहें या फिर तेज बच्चे कहें, जो भी कहें, उस टीचर की कमी है वहां पे, वो बच्चों की कमी नहीं है, तो वो 2 ही से पूछता है। तो उन 2 बच्चों से क्वेश्चन पूछने की वजह से बाकी शेष बच्चे के चांस बिल्कुल कम हो जाते हैं कि उनका नंबर आए ना आए।
और वो लोग भी निश्चित हो जाते हैं कि भैया उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही जवाब दे रहे हैं, बस उनसे क्वेश्चनिंग चल रही है। तो इसे बोलते हैं असंभाव्यता, यानी बाकी शेष की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जो एक टीचर जो किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या सबसे क्वेश्चन पूछता है, कहीं से भी रैंडमली बोल देता है, हाँ जी आप बताओ, हाँ जी सुरेश आप बताओ, नीतू आप बताओ, कुछ भी बोल देता है कहीं से भी, तो इस स्थिति में सारे बच्चे इतना अलर्ट बैठेंगे कि मेरा कब नंबर आ जाए, मेरा नाम ना भूल जाए, मेरा नाम ना भूल जाए, या मेरा नाम आने वाला है। ऐसे यही होता है सेम, हम सभी लोग कक्षा में पढ़ के आए हैं, ऐसा ही होता था। तो ये वो टीचर जो कि इस विधि को फॉलो करता है कि कहीं से भी रैंडमली किसी को भी फटाक से बोल दे, हाँ जी आप बताओ आप बताओ आप बताओ, ये नहीं कि एक ही से या एक दो से ही लगे हुए। तो इस टाइप की सैंपलिंग को क्या बोलेंगे? रैंडम। इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, यानी हर किसी की समान चांस है आने की या क्वेश्चन पूछने का, किसी से भी पूछा जा सकता है। अब जो दूसरा टाइप का था जिसमें पता है टीचर को भी, वो टीचर क्या करता है, देख लेता है कि मेरी क्वेश्चन का जवाब ये देगा, या मुझे ज्यादातर इससे क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है, मुझे जी नोरा मैम से अच्छा लगता है, मैं बार बार नोरा मैम से ही क्वेश्चन पूछूंगा। तो इस टाइप में इस विधि में क्या होगा कि बाकी जो शेष अन्य लोग हैं 14, उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं उनका नंबर आने की। तो इस वाली विधि को असंभाव्यता विधि कहते हैं सैंपलिंग की, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी बोलेंगे बिल्कुल। तो आप ये समझिए और थोड़ा देखिए, होता क्या है कि संभाव्यता में ऐसा सैंपलिंग, ऐसी सैंपलिंग जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की संभावना एक समान होती है, मतलब इक्वल रहेगी। ये नहीं कि नहीं जी वही चुना जाना है। अभी जैसे आप उस वाली कक्षा के विषय में बात करोगे तो आप सीधा क्या बता दोगे, खटाक से बता दोगे, अरे किससे क्वेश्चन पूछा जाना है, अरे उससे पूछा जाना है नहीं, ये बता दिया जाएगा। किससे बात पूछेंगे, वो वाले सर आ गए, ये तो अब इससे ही पूछेंगे। तो यानी कि बाकी शेष की कोई संभावना नहीं है। लेकिन वो टीचर आगे, भैया सही से बैठ रहे, ध्यान से सुन सर क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें से किसी से भी पूछ सकते, ठीक है। तो समान संभावना रहेगी। और इसमें क्या होगा, ऐसा प्रतिदर्श जिसमें जीव संख्या के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की एक समान संभावना नहीं होती। इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता जो होता है रिसर्चर, वो अपनी आवश्यकता या इच्छा के अनुसार सैंपल का चुनाव करता है, वो सैंपल इकट्ठे करता है। उसकी इच्छा है जी, नहीं जी मुझे तो इसी बच्चे को होशियार बनाना है, मुझे तो बार बार इसी से पूछना है, मुझे तो यही पसंद है, नहीं जी मुझे तो यहाँ पे कुंज बिहारी जी पसंद है, मुझसे बार बार उनसे ही पूछूंगा, ठीक है। तो इस टाइप की सैंपलिंग को क्या कहेंगे हम, नॉन प्रोबेबिलिटी, असंभाव्यता। तो अब आप बताइए कि पक्षपात वैसे कौन सी वाली सैंपलिंग में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी में या नॉन प्रोबेबिलिटी में? नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सी होगी, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल। तो आप ये सारी चीजों का ध्यान रख के ही अपनी रिसर्च को आगे करेंगे, ठीक है। तो इसमें इस सैंपलिंग से मैं बता दूं आपको, 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, आप ध्यान से पढ़िए समझिए। हर बार आपको एक क्वेश्चन तो 100% मिलना ही है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। तो सैंपलिंग से क्वेश्चन 1 या 2 मिलना है, तो आप बड़ी ही ध्यान से सजगता से पढ़िए। बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल, इसके भी फिर और टाइप्स हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत तरह की विधियां हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में भी बहुत तरह की विधियां हैं। तो मेनली सैंपलिंग 2 टाइप का पढ़ा हमने, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें भी हमने प्रोबेबिलिटी को जाना कि प्रोबेबिलिटी वह सैंपलिंग मेथड है जिसमें
प्रत्येक व्यक्ति की या प्रत्येक जीव की सेलेक्ट होने की समान संभावना होती है। और जो नॉन प्रोबेबिलिटी है वो एक ऐसा मेथड है जिसमें प्रत्येक जीव या प्रत्येक व्यक्ति की सेलेक्ट होने की संभावना नहीं होती। उसमें रिसर्चर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार इकट्ठा करता है, लेकिन इसमें अपनी इच्छा और आवश्यकता नहीं रखी जाती। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़े, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी से आगे चलें। यस सर। यस सर। अब टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, वैसे और भी बाकी मेनली यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, इसके अंतर्गत प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन, और फिर दूसरा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन, और फिर उसके बाद सिस्टमेटिक सैंपलिंग जिसे क्रमबद्ध प्रतिचयन, और एक और जो एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग जिसे क्षेत्र या गुच्छ प्रतिचयन कहते हैं। ठीक है, इनके नेम आप याद कर लीजिए, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग एंड द सिस्टमैटिक सैंपलिंग और एरिया और क्लस्टर सैंपलिंग। ये 4 टाइप की किस प्रकार की सैंपलिंग मेथड है? ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड है। ठीक है, आप ये याद रखना, इनके नाम पूछे जाते हैं, क्रम से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड हैं? छांटिए, कुछ इसमें से मिला के दे देगा, नॉन प्रोबेबिलिटी वाले में से कुछ प्रोबेबिलिटी वाले में से मिला के 5-7 दे देगा, बोलेगा छांटिए इनमें से कौन कौन से हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इसको साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन बोलते हैं, इसको स्तरित यादृच्छिक प्रतिचयन बोलते हैं, इसको क्रमबद्ध प्रतिचयन बोलते हैं, और इसको क्षेत्र या गुच्छ प्रतिचयन बोलते हैं। ठीक है, अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी है इसके भी कुछ टाइप्स हैं, जिसमें के कोटा सैंपलिंग, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर सैंपलिंग है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। बाकी फिर दूसरी एक्सीडेंटल, जिसे इंसिडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं, आकस्मिक अथवा प्रासंगिक प्रतिचयन। फिर पर्पजिव सैंपलिंग है, उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। स्नोबॉल सैंपलिंग है, हेमकुंद प्रतिचयन। सैचुरेशन सैंपलिंग, संक्षिप्त प्रतिचयन। और डेंस सैंपलिंग, घनीभूत से प्रतिचयन। और उसके बाद डायमेंशनल सैंपलिंग अर्थात आयामी प्रतिचयन, ये नॉन प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो आप मेनली आप देखिए, आप यदि एक के याद कर लोगे इन चारों को, तो बाकी शेष को आपको खुद याद हो जाएंगे कि दूसरे जो हैं वो उसके हैं, दूसरे वाले के। ठीक है, तो इनके और हो सके तो दोनों के अलग अलग याद करो कि ये इसके टाइप हैं, ये इसकी मेथड है, सैम्पलिंग मेथड्स हैं, और ये प्रोबेबिलिटी के हैं, ये नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं। इनके नेम याद करिए। अब इन्हें समझते हैं कि आखिर ये जो सिंपल रैंडम है, ये यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी वाले के अंदर जो पहला है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, ये क्या होता है इसको सर समझ। हाँ जी सर, जो सिस्टमेटिक वो है ना सर सैम्पलिंग, वो बुक में ना नॉन प्रोबेबिलिटी में दिया हुआ है। ये वाली क्रमबद्ध वाली हाँ सर। कौन सी बुक में है? आप कौन सी बुक पढ़ी आपने? सर जो अरुण कुमार भी है ना सर, शोध प्रविधि अरुण कुमार। नहीं, आप सही से देख लेना। एक्चुअली ये वाली सिस्टमेटिक तो इसी में आती है। इसमें क्या है, एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। देखिए आगे आएगा, पता लग जाएगा आपको, और उसे सही कर लेना, या फिर कुछ और होगा, ठीक से देखना। नहीं तो सर दूसरी मैं बुक देखो, आप दूसरी बुक देख लेना। ठीक है, आप ललित ये मदान की या फिर अरिहंत वाले में किसी में देख लेना, कोई बात नहीं, गलत होगा भी तो। ठीक है, बाकी आप ये अभी पढ़िए, समझिए। अब जो ये प्रोबेबिलिटी वाले की जो 4 हैं उनको देखते हैं। तो इसमें सिंपल रैंडम सैंपलिंग क्या होती है? साधारण यादृच्छिक प्रतिचयन किसे कहते हैं? कौन, इस विधि में क्या नियम फॉलो होता है? तो होता क्या है कि प्रतिचयन का वह वर्ग जिसमें जीव संख्या से सदस्यों का प्रतिदर्श के रूप में चयन होने की एक समान अथवा बराबर संभावना रहती है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग कहलाता है। अब आपको देखिए,
आप कुछ अंकों को चुन रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ अंक चुनने हैं, आपके पास 50 अंक लिखे हुए हैं नीचे और आपको उनमें से 10 अंक चुनने हैं। तो आपको सिंपल रैंडम यदि मेथड यूज करना है, साधारण प्रतिचयन, तो आप क्या करोगे, आंखें बंद करी और किसी भी ऐसे ही उंगली रखी, जिस डिजिट पे रख गया फटाक से वो वाला डिजिट लिख लिया, फिर दोबारा रखा जहां रख गया, फिर फटाक से उठाया वो वाला रख दिया, ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही जैसे आप लोगों, अब आप लोगों में यदि एक तरफ आपके ये सारे नाम लिखे हुए हैं, आप में से यदि सिंपल रैंडम मेथड यूज करना है मुझे लोगों को सेलेक्ट करने के लिए, तो क्या किया जाएगा, मैं यहाँ पे अपना ये आंखें बंद किया मैंने और खटाक से कर्सर जहां रुका जिसके नाम पे, धर्मेंद्र जी आ जाओ बाहर, फिर घुमाया कर्सर ऐसे करके वो जहां रुका, फिर अगले व्यक्ति को बुला लिया। जैसे हम होते हैं ना, बोतल घुमाते हैं, एक बोतल रखा और एक साथ घेरे में लोग बैठे हुए, किस किस का चुनाव होना है, बोतल घुमाई, जहां भी जाकर के मुंह रुका उस बोतल का, तो खटाक से उसी व्यक्ति का चुनाव कर लिया, आजा भैया। ये एक गेम भी है, आपने देखा है ना, ये गेम खेले हो कभी, कोई गाना गवाया जाता है, जी वो सर। नहीं कि सभी जी सर। 10 लोग हैं, 10 फ्रेंड हैं, एक साथ एक कॉलम में एक सर्कल बना के बैठे, एक बोतल ली, एक व्यक्ति घुमाने वाला होता है, उस बोतल को ऐसे घुमाता है और वो जब तक घूमती रहती है, ठीक है, और जैसे ही वो रुकेगी और जिस किसी की तरफ उसका मुंह होगा उसी को गाना सुनाना होगा। तो इस मेथड में हर व्यक्ति के, वो 10 बैठे हैं, उन 10 के चांस रहते कि वो बोतल किसी की तरफ भी रुक सकती है। तो इस टाइप की मेथड को क्या बोलते हैं, ये सिंपल रैंडम मेथड है, ठीक है। तो इस तरह से चयन इस साधारण प्रतिचयन में किया जाता है। जैसे पर्ची पर्ची डालते हैं, पर्ची उठा डालते हैं ना, पर्चियां 20 लोग हैं, 20 लोगों के नाम लिखे और फटाक से पर्ची डाल दी, 5 लोगों की पर्ची निकालनी है, ऐसे ही आंखें बंद करी, कोई भी पर्ची उठाई, जिसका नाम आया, हाँ जी आपकी लॉटरी निकल आई। लॉटरी मेथड है ना, वो क्या है, ये सब यही है। सिक्का उछालते हैं, सिक्का उछाल, हेड या टेल, कुछ भी आ सकता है दोनों में से, जरूरी नहीं है हेड ही हेड आए। अपनी ये जो टीम होती है उससे पहले जब टॉस होता है तो उसमें यही विधि अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी है, सिंपल रैंडम मेथड है। आपको ये क्लियर हो गया है। इसमें होता क्या है कि एक सदस्य का चयन दूसरे सदस्य के चयन को प्रभावित नहीं करता। आज अगली कक्षा भी है, टाइम बहुत हो गया, मुझे ध्यान ही नहीं दिया, अभी देख रहा हूँ। अगली कक्षा है क्या कोई आज, नीरज जी? पता नहीं सर। नहीं है सर, आज नहीं है। नो। तो थोड़ी देर और समय ले लें। जी सर। तो होता क्या है कि इसमें जो एक व्यक्ति का जो चयन है वो दूसरे व्यक्ति के चयन को प्रभावित नहीं करेगा कि भैया अब ये आ गया तो अब इसका नहीं हो सकता जी, इसी का होगा, या फिर मैं खड़ा था वहां, अब मुझे नहीं, अब तो एक और आ गया उसी का होना है, ऐसा नहीं, किसी का भी नंबर आ सकता है। तो इस टाइप के मेथड को सिंपल रैंडम मेथड कहते हैं। अब जो स्तरित है, स्ट्रेटिफाइड है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, स्तरित, जैसा कि इसका नाम है स्तरित, स्तर, स्तरों में बांट दिया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अनुसंधान करता जीव संख्या को उनकी विशेषताओं के आधार पर, उनकी जो क्वालिटीज होती हैं उनके आधार पे कुछ स्तरों में विभाजित कर देता है और इन स्तरों में से प्रतिदर्श का चयन करता है। पहले क्या करेगा, जैसे कुछ सिंगर्स हैं, उन्होंने एक जगह सिंगर्स कर लिए, कुछ डांसर हैं, डांसरों को एक अलग कर दिया, और फिर कुछ अलग क्वालिटीज वाले हैं उन्हें अलग कर दिया। यानी पहले आप ये समझ लीजिए, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो तरह के होते हैं। होमोजीनियस किसे कहते हैं, आप कोई बताइए? जो जिसमें एक सेम प्रकार की कैटेगरी गुण वाले हो सर। सेम कैटेगरी वाले हों। डांसर हैं तो सारे डांसर ही हैं तो उन्हें होमोजीनियस कहेंगे, फीमेल हैं तो सारी फीमेल्स हैं तो उन्हें होमोजीनियस कहेंगे। सभी 20 से 25 एज के जितने
उन्हें सभी होमोजीनियस कहेंगे, यानी कि उनमें सेम क्वालिटी, जो क्वालिटी एक में है वो क्वालिटी बाकी अन्य सभी में हो, इस टाइप के को क्या बोलते हैं? होमोजेनस। होमोजीनियस। और वहीं पे जो हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस को सजातीय बोलते हैं और जो हेट्रोजीनियस है उसे विजातीय बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस जो होगा उसमें मिश्रित रूप होगा, विजातीय होगा, अर्थात मेल है फीमेल भी होगी, डांसर है सिंगर भी होगा, ऐसी फॉर्म। तो होता क्या है इसमें, जो स्ट्रेटिफाइड में क्या किया जाता है, पहले तो स्तर बना दिए जाते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं। हम पॉपुलेशन ली, हमारे 50 स्टूडेंट हैं, कुछ स्टूडेंट डांसिंग में, कुछ सिंगिंग में, कुछ ड्राइंग में, कुछ एक्टिंग में माहिर हैं। तो हम क्या करेंगे कि 50 को एक जगह ना रख के एक्टर्स को अलग छांट देंगे, सिंगर्स को एक ग्रुप अलग बना देंगे, और बाकी इनमें से जो है जो शेष जो डांसर और सिंगर्स वगैरह रहे, ड्राइंग वाले आर्टिस्ट रहे, उन्हें अलग ग्रुप बना देंगे। अब इनमें से हम हर ग्रुप से 2-2 व्यक्ति का चयन करेंगे। तो फिर वही सिंपल मेथड यूज किया जाएगा, या तो आंखें बंद करी, फटाक से उंगली रखी, ये व्यक्ति आ जाओ, बोतल घुमाई, जो भी किया, ये व्यक्ति का नंबर आ गया, आ जाओ। ऐसे ही उनमें से बिना हर एक ग्रुप से 2-2 लोगों को लेकर के 8 लोगों का एक हेट्रोजीनियस ग्रुप बन जाएगा। आप समझ रहे हो? जी सर। तो इस टाइप की सैंपलिंग को स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ये समझ लीजिए कि जीव संख्या को उनकी विशेषताओं के आधार पे, जो जिसमें स्पेशलिस्ट है, मैंने कहा कोई डांसिंग में स्पेशलिस्ट है, कोई एरोबिक्स में स्पेशलिस्ट है, उनको अलग अलग पहले स्तर बना लिए, उनको विभाजित कर लिया, अलग अलग उनको स्तरों में विभाजित कर लिया, फिर और इन स्तरों में से प्रतिदर्श का चयन कर दिया, ठीक है, फिर इनमें से सैंपल ले लिया। So this technique is adopted when the population is not highly homogeneous. इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉपुलेशन होमोजीनियस नहीं होनी चाहिए, हेट्रोजीनियस करना होता है पहले उन्हें, इनमें से होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। पहले क्या था, हमने पहले होमोजीनियस बना दिया उन्हें। पहले सबसे पहले क्या था, 50 बच्चे थे, वो हेट्रोजीनियस थे, मिक्सअप थे, उसमें सब तरह के लोग थे। फिर हमने फिर उन्हें होमोजीनियस में कन्वर्ट कर दिया, उसके ग्रुप्स बना दिए, सिंगर अलग हो गए, डांसर अलग हो गए, हाँ, और जो एक्टर अलग हो गए। फिर उनमें से भी भाई पॉपुलेशन ज्यादा थी, उतने लोगों को हम नहीं ले सकते, सबका टेस्ट नहीं कर सकते, तो कम सारे ग्रुप से रैंडमली ले लिए। तो इस विधि को कौन सी विधि कहते हैं? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। इसमें पहले ग्रुप्स में डिवाइड किया, फिर उन ग्रुप्स को भी सेक्स अर्थात उनकी जेंडर के आधार पे, रिलीजन धर्म के आधार पे, प्रोफेशन के आधार पे, एज के आधार पे, कुछ भी क्वालिटी, जैसे मैंने अभी प्रोफेशन की बात कर रहे थे हम लोग, ईटीसी के बेसिक में डिवाइड करके फिर शोध करना है उन पे, ठीक है। उन्हें फिर होमोजीनियस से हेट्रोजीनियस बनाना है, विजातीय से सजातीय बनाना है, ठीक है। आज समय ज्यादा हो गया है, मुझे लगता है आज इतना काफी है। आज मेनली हमने सैंपलिंग और उसमें भी टाइप ऑफ सैंपलिंग, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी को जाना, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी में दो, एक सिंपल रैंडम सैंपलिंग और एक स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को पढ़ा। आज इससे जुड़ी अभी जो भी आपके डाउट हो आप रख लीजिए। सर मुझे ना प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में समझ में नहीं आया कि प्रोबेबिलिटी में कौन से आते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी में मैं क्या थोड़ा चली गई थी एक्चुअली मैं उस समय भी पूछ रहा था, कोई बात नहीं, आपने अच्छा किया। देखिए प्रोबेबिलिटी पूरी उस विधि को बोलते हैं, आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी क्या है राधिका मैम? नहीं आया है सर, प्रोबेबिलिटी नहीं आया ना, रैंडम यानी रैंडमली, हाँ। उसमें हाँ। देखिए दोबारा चलिए, आप यहाँ आइए, देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा था। आप जब
पढ़ रहे थे पहले, आपने ग्रेजुएशन किया या मास्टर किया, तो वहाँ पे 2 तरह के टीचर थे। सुन रहे हैं आप? 2 तरह के हाँ, टीचर सर। थे। एक टीचर उनमें से ऐसा था कि जो इतना अलर्ट रहता था कि जो कुछ भी पढ़ाता था वो कहीं से भी किसी बच्चे से भी पूछ लेता था जवाब। ठीक है, उसमें क्या करता था वो, 50 बच्चे का सेक्शन था आपका, और जो वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो जो क्वेश्चन पूछता था पढ़ाने के बाद, वो कहीं से भी किसी बच्चे का नाम ले देता था। हाँ बेटे तुम बताओ, रमेश तुम बताओ, हाँ धर्मेंद्र जी आप बताओ, ऐसे कर करके वो कहीं से भी किसी को बोल देता था। तो आप बताइए, इस विधि में, ये एक विधि है क्वेश्चन पूछने की, तो इस विधि में बाकी जो शेष 50 बच्चे थे वो अलर्ट रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या उनके समान चांस होंगे कि उनमें से किसी का नाम बोला जा सकता है कि नहीं बोला जा सकता? आप बताइए। राधिका मैम फिर सुनिए, जी सर। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, विशेषकर आप सुनिए। हाँ 50 बच्चों का आपकी क्लास का एक सेक्शन है, उसमें 2 तरह के टीचर हैं। पहला टीचर आया कक्षा में और हाँ। वो ऐसे ऐसे पढ़ाता है कि जो भी पढ़ाता है उसके बाद जो क्वेश्चनिंग करता है वो किसी का भी नाम ले देता है, कहीं से भी बोल देता है कि आप बताओ, आप जवाब दो, आप आंसर करो, आप आंसर करो। जी। ठीक है, तो इस टाइप की सैंपलिंग में आप बताइए कि हर व्यक्ति के समान चांस हैं कि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं? सभी के चांस है सर। सभी के समान चांस है ना? हाँ, प्रोबेबिलिटी। यानी किसी का भी क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। हाँ। तो इसी को संभाव्यता बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसी को। इस मेथड को प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जिसमें हर एक जीव के, हर एक व्यक्ति के चुने जाने की समान संभावना होती है। ठीक है, जैसे हम बोतल वाला खेल खेलते हैं, 20 लोगों का एक ग्रुप बना दिया और फिर बोतल घुमाई जा रही है, बोतल का मुंह जिस तरफ रुकेगा उसको गाना सुनाना होगा। तो ये जो मेथड है, जो प्रोबेबिलिटी ही मेथड है ये। ठीक है जी सर। क्योंकि इसमें हर एक किसी के समान चांस है, बोतल कहीं पे भी रुक सकती है किसी के तरफ भी, तो सभी के सभी अलर्ट रहेंगे। अब वहीं हमारी कक्षा में जो दूसरा टीचर है, वो टीचर ऐसा है कि जो धर्मेंद्र जी और कुंज बिहारी जी से ही क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं सिर्फ जब से मैंने पढ़ाना शुरू किया आपके इसमें कक्षा में, आपको भी सबको पता लग गया कि सत्येंद्र सर तो बस ये कुंज बिहारी जी से क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप लोग क्या करोगे, निश्चिंत हो जाओगे, कुछ बातें करोगे, कोई कुछ इधर उधर होगा, और आप इस बात को निकाल दोगे अपने मन से कि हमारा नंबर तो आना ही नहीं है जी क्वेश्चन पूछने में। निकल जाएगी, नहीं निकल जाएगी? हाँ सर। तो इसको बोलते हैं असंभाव्यता, यानी इसमें सभी के समान चांस नहीं है क्वेश्चन पूछे जाने के, क्वेश्चन सिर्फ 2 ही से पूछे जाने। ठीक है, अभी राधिका सर। मैम अभी क्लियर हो गया है आपको हाँ सर, प्रोबेबिलिटी हो है, नॉन गया। प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की मतलब किसी से भी पूछ सकते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी की बस कुंज से ही पूछना है सर, किसी से हाँ, कुछ कुल कोई मिलाकर के वहाँ पे क्या है, रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार जो अनुसंधान करता होता है, उसे जो सुविधा के अनुसार या उसकी जो इच्छा हो उसी को इकट्ठा कर लेता है, बाकी को छोड़ देता है। जी सर। ये तो होता सर है। ये कैसे चाटेंगे कि प्रोबेबिलिटी में कौन सी सैंपलिंग आएगी और नॉन प्रोबेबिलिटी में? वो ये बताया ना definition- मैंने, ये बताया ना, देखो ये 4 तरह की प्रोबेबिलिटी में आते हैं, ये 4 टाइप के जो मेथड हैं। यहाँ देखो ये वाले, जिसमें कि सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग, और फिर दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये वाले, ये 4 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग और एरिया या क्लस्टर सैम्पलिंग, ये जो है 4 जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं। और बाकी नॉन प्रोबेबिलिटी वाले ये हैं, यहाँ से नॉन प्रोबेबिलिटी वाले हैं, कोटा सैम्पलिंग, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, पर्पसिव, स्नोबॉल, सैचुरेशन, डेंस एंड डायमेंशनल, ये जो मेथड्स हैं ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। ठीक है, हाँ सर, समझ गई मैं।
हाँ, ये आपको याद करने होंगे और ये आपको जब इनके बारे में बताया जाएगा कि ये मेथड कैसे काम करता है तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हो कि भैया इसमें तो रैंडमली मेथड यूज ही नहीं हो रहा है, इसमें तो पक्षपात हो जाएगा, इसमें तो अपने मन के सैंपल इकट्ठे किए जा रहे हैं, इसमें समान संभावना सभी की नहीं है नहीं? तो ये चीज रहती है। और किसी का कोई डाउट आज की कक्षा को लेकर के? सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाइपोथेसिस से है। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक क्वेश्चन इस तरीके से है कि जब कोई शोधकर्ता अपने अध्ययन में नल हाइपोथेसिस को निरस्त कर देता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्वीकार कर लेता है, तो इसमें किस प्रकार की त्रुटि की संभावना हो सकती है? तो इसमें सर आंसर दे रखा है टाइप 1 त्रुटि। तो मैं समझ नहीं पाई कि टाइप 1 और टाइप 2 त्रुटि कौन सी होती है। वैसे टाइप 1 टाइप 2 त्रुटि वो अलग तरीके से किसी ने मेथड से यूज कर रखा होगा। वैसे इस स्थिति में त्रुटि के चांस नहीं रहते, क्योंकि वो नल हाइपोथेसिस यदि रिजेक्ट होगी यानी डिसप्रूव होगी, प्रूफ हो जाएगी कि हाँ नल नहीं थी, वो तभी जाके अल्टरनेटिव वहां ली जाएगी। आपने क्या बोला था कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करता है? रिजेक्ट कर दिया और अल्टरनेटिव को स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया, तो यानी नल हाइपोथेसिस वहां यदि रियल में वो ऐसा हुआ होगा, रिजेक्ट हुई होगी, सिद्ध हो गई होगी, प्रूफ हो गई होगी, तभी तो उसे रिजेक्ट किया गया होगा, और नहीं तो वहां पे वो प्रूफ नहीं हुई। जैसे होता क्या है, इफेक्ट देख रहे हैं हम, इफेक्ट यदि नहीं पाया गया, मंडूकासन डायबिटीज पे कोई इफेक्ट इनका रिलेशन नहीं मिला, तो उस कंडीशन में नल हाइपोथेसिस प्रूफ हो गई जी, हाँ जी नल थी, तो शून्य रिलेशन था, शून्य रिलेशन पाया गया, हमने सोचा कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, या फिर हमने नल हाइपोथेसिस ली, तो ये प्रूफ हो गई यहाँ पे। तो इस स्थिति में क्या है कि रिसर्च बंद कर दी जाएगी। अगर दोनों में इफेक्ट पा दिया गया तो वहां पे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और क्या कर दिया जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फिर उसे कहा जाएगा। ठीक है, तो ये ये ऐसे ऐसे 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है सर। अच्छा, इसमें आया था क्वेश्चन? जी सर, 2020 में। चलिए सर आप जो भेजिए मेरे एरर पास। होता है ना, इससे क्वेश्चन आता ही आता है सर। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। हाँ, आप आप ये जानते हैं कि सर, मुझे बता सकते हैं क्या कुंज जी, ये टाइप 1 या टाइप 2 होता क्या है? भेजिए, मैं आपको वो देखूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, ओके सर, मैं सेंड करती हूँ आपको। ठीक है, चलिए तो आज की कक्षा की क्वेश्चनिंग आगे रखेंगे, समय आपका ज़्यादा ले लिया है। आप लोगों को सभी को समझ में आया होगा आज को लेके, मुझे उम्मीद है। ठीक है, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रख करके आंखों पे रखते हुए धीमे धीमे सारे शरीर पे ऊर्जा का संचार, और वापस आ जाइए। धन्यवाद सभी का, आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और